जी तो प्रोग्रामर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डाटा टाइप्स क्या हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सबसे पहले तो आपने इसका मतलब समझना है कि डाटा टाइप का मतलब क्या है। डाटा का मतलब होता है वैल्यू, जो हम अपने कंप्यूटर को देते हैं या हम कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। और टाइप का मतलब होता है लिखने का तरीका। अब इसका सिंपल मतलब हुआ कि जो हम वैल्यू दे रहे हैं उसके लिखने का तरीका। तो हमारे पास 8 किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं। हम 8 तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर डाटा को लिख सकते हैं। जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर खुद बहर है, मतलब वो उसे समझ नहीं आती कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर हमने उससे बात करनी है ना कंप्यूटर के साथ, तो हमें उसी की ज़बान में करनी पड़ती है। तो अगर हमने उसको बताना है कि मैं आपको कोई टेक्स्ट दे रहा हूँ, तो उसके लिए हम उसे अलग से डाटा टाइप के अंदर लिखते हैं। अगर हमने उसको कोई नंबर असाइन करना है, तो उसके लिए हम अलग से जो है वो डाटा टाइप लिखते हैं। तो उसे बोलते हैं डाटा टाइप्स, कंप्यूटर के साथ बात करने के तरीके। तो सबसे पहले हमारे पास होता है नंबर। जो सबसे पहली डाटा टाइप है वो है हमारे पास नंबर। जो टोटल डाटा टाइप्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो 8 हैं। टोटल कितनी है हमारे पास? 8 है। सबसे पहले हमारे पास है नंबर। जब भी हमने नंबर साइन करने हैं तो उसके लिए हम डाटा टाइप नंबर का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड नंबर में हमारे पास आता है स्ट्रिंग। जब भी हमने कोई टेक्स्ट देना होता है, जब भी हमने कोई पैराग्राफ, अगर हमने कोई टेक्स्ट देना है, कोई नेम उसको लगाना है या कोई स्टूडेंट की डिटेल्स देनी है जो कि टेक्स्ट के अंदर है, तो उसके हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग। उसके बाद हमारे पास आता है बिग इंटीजर। बिग इंटीजर, बिग इंटीजर का मतलब होता है बड़ा नंबर। अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, 14-15 हिस्सों का अगर हमारे पास कोई नंबर है, तो उसे हम बिग इंटीजर डाटा टाइप के अंदर लिखेंगे। चौथे नंबर पे हमारे पास होती है बूलियन। बूलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स। अगर हमारे पास कोई कंडीशन आ जाती है, उसकी हमने वैल्यू ट्रू या फॉल्स करनी है, अगर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो उसके लिए हम बूलियन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अनडिफाइन। अनडिफाइन, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दें और उसके अंदर कोई डाटा ना दे, वैसे उसे छोड़ दें, तो उसे हम बोलते हैं अनडिफाइन। और उसके बाद हमारे पास आती है नल। नल का मतलब होता है कि वो डाटा टाइप आपकी वैसे एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब उसके अंदर कोई डाटा नहीं, एक तरह की वो डिलीटेड ही है, लेकिन उसे हम बोलते हैं नल। इसको भी हम डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सिंबल। सिंबल, सिंबल भी हमारे पास एक डाटा टाइप है जो ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होती है। जब भी हमने डाटा ऑब्जेक्ट्स के अंदर लिखना होता है, तब हमारे पास जो डाटा टाइप इस्तेमाल होती है वो सिंबल। इसको भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, अब हमारे पास कितनी डाटा टाइप्स होगी? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमारे पास कितनी होगी? 8 डाटा टाइप्स जो हमने यहाँ पे लिखी थी। अब जो ऑब्जेक्ट है ना, अब ऑब्जेक्ट के आगे भी 3 डाटा टाइप्स हैं। हम डाटा टाइप 8 तरह की लिखते हैं। 8 तरह में जो लास्ट हमारे पास आती है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को लिखने के भी हमारे पास 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तो होता है एन ऑब्जेक्ट, कि हम जिस तरह से ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं ना, उसी तरह से अगर हम उसको लिखते हैं तो वो हमारे पास हो जाएगी एन ऑब्जेक्ट डाटा टाइप। उसके बाद हमारे पास होती है एन एरे। अगर हम डाटा टाइप जो है, अगर डाटा हम एरेज के अंदर देते हैं, तो वो भी हमारी ऑब्जेक्ट डाटा टाइप के अंदर आती है, उसे हम बोलते हैं एन एरे। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है डाटा। डाटा, अब टोटल हमारे पास डाटा टाइप्स कितनी है? 8 किस्म की। नंबर, स्ट्रिंग, बिग इंटीजर, बूलियन, अनडिफाइन, नल और सिंबल, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की आगे 3 डाटा टाइप्स हैं। सबसे पहला एन ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास एरे, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है डाटा। तो ये आपके पास टोटल डाटा टाइप्स हैं जिसके थ्रू आप कंप्यूटर के साथ बात करते हैं। जो मैक्सिमम इस्तेमाल होती हैं, वो जो टॉप 5 है ना, ये ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। नल और सिंबल बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। ऑब्जेक्ट भी थोड़ा इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्ट ज़्यादातर इस्तेमाल होता है जब आप रिएक्ट में काम कर रहे हो या आप किसी फ्रेमवर्क के साथ काम कर रहे हो ना, तब ऑब्जेक्ट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। APIs के साथ वर्क कर रहे हो तब भी ऑब्जेक्ट डाटा टाइप ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जो मोस्टली आपकी इस्तेमाल होनी है ना, वो ये 5 होनी है। ये 5 आपकी नंबर, स्ट्रिंग, बिग इंटीजर, बूलियन और अनडिफाइन। अब इन सब को हम प्रैक्टिकली कंप्यूटर के ऊपर 1 by 1 समझते हैं विद एग्जांपल्स। तो डाटा टाइप्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास डाटा टाइप आती है नंबर। तो जब भी आपने अपने कंप्यूटर को बताना है कि मैं आपको एक नंबर डाटा टाइप दे रहा हूँ, मैं आपको कोई नंबर असाइन कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप यहाँ पे वेरिएबल का इस्तेमाल करो, कांस्टेंट का इस्तेमाल करो या लेट का इस्तेमाल करो। यहाँ पे मैं लेट लिखता हूँ। उसके बाद आपने वेरिएबल का नाम देना होता है। मैं यहाँ पे नाम दूंगा लेंथ,
और इसको मैं यहाँ पे इक्वल करूँगा 16 के। जब भी आपने नंबर असाइन करना है तो आपने नंबर के इर्द गिर्द कोलन या आपने कोट्स का इस्तेमाल नहीं करना, जस्ट आपने जिस तरह से नॉर्मल नंबर लिखते हो उसी तरह से आपने लिख देना। उसके बाद इसको हम एक और वेरिएबल लेंगे, उसको नाम मैं दे देता हूँ विड्थ, और इसको मैं इक्वल कर देता हूँ 5.5 के। चाहे आप पॉइंट्स के अंदर नंबर लिखो या पॉइंट्स के बगैर लिखो, आपने इसके इर्द गिर्द किसी किस्म के कोलन या कोट्स नहीं लगाने। अब इसको हमने चेक करने के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के साथ मैं इसको लेंथ और विड्थ को प्लस कर दूंगा। अगर मैं लेंथ और विड्थ को यहाँ पे प्लस करूँगा तो जो इसकी मैथमेटिकल ऑपरेशन बनेगा ये इसको परफॉर्म करके हमारे पास वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अगर इसके इर्द गिर्द मैं जो है कोट्स का इस्तेमाल करूँगा, अब इसको सेव करूँगा तो ये क्या करेगा, उसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट करवा देगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवाएगा। तो ये फ़र्क होता है नंबर और स्ट्रिंग में। जब आप इसके इर्द गिर्द ये लगा दोगे कोट्स, इसे हम बोलेंगे स्ट्रिंग, ये इसको ट्रीट करेगा एज अ टेक्स्ट। लेकिन जब हमने इसको यहाँ पे 5.5 देना है तो ये इसको ट्रीट करेगा एज अ नंबर। तो उसके साथ हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहें या हम कोई यूनिक आईडी देते हैं तो इस तरह से उसको ये आइडेंटिफाई करेगा। तो नंबर डाटा टाइप लगाने के लिए आप वेरिएबल के अंदर आप नंबर को इस तरह से सेव करोगे कि जो उसकी वैल्यू है उसके इर्द गिर्द आपने किसी किस्म के जो कोड्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना। तो ये आपकी नंबर डाटा टाइप होगी। उसके बाद आती है हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप। तो स्ट्रिंग में आप यहाँ पे लेट का इस्तेमाल करो, उसके बाद आप यहाँ पे लिखो कलर, और कलर में आप इसको नाम दे दो येलो। सेव किया। अब इसको यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर मैं येलो को प्रिंट करवा दूँगा, येलो नहीं, कलर को। सेव किया तो मेरे पास यहाँ पे येलो प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आपका जो स्ट्रिंग है वो वर्क करता है। स्ट्रिंग का नॉर्मली मतलब होता है कि आपका टेक्स्ट, जब भी आपने कंप्यूटर को बताना है कि मैं आपको कोई टेक्स्ट दे रहा हूँ, मैं आपको कोई स्ट्रिंग डाटा टाइप दे रहा हूँ, तो जो भी उसकी वैल्यू बनती है उसको आपने डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर इस्तेमाल करना है। अगर आप टॉप पे साइडों पे डबल कोट्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके अंदर आप सिंगल कोट्स भी लगा सकते हो। जिस तरह से यहाँ पे मैंने येलो दिया, इसके अंदर मैं सिंगल कोट्स लगा के इसके साथ मैं रेड भी लगा सकता हूँ। सेव किया। अगर इसके साथ मैं यहाँ पे इसी के अंदर डबल कोट्स का इस्तेमाल करूँगा तो ये हमें एरर देगा। तो अगर आप साइडों पे यूज़ कर रहे हो डबल कोट्स तो उसके अंदर आपने सिंगल कोट इस्तेमाल करने हैं। अगर आप सिंगल कोट्स के साथ स्टार्ट कर रहे हो तो उसके अंदर आप डबल कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये जो येलो है, येलो को मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर कर दूँ, ये हमारे पास डबल कोट्स आ गया, इसको मैं सिंगल कोट्स के अंदर करता हूँ यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर, तो परफेक्टली वर्क करेगा। लेकिन इसके अंदर अगर मुझे कोई और वैल्यू देनी है, अगर मैं सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करूँगा तो मुझे एरर देगा। लेकिन इसके अंदर मैं अगर डबल कोट्स का इस्तेमाल करूँगा तो मुझे एरर नहीं देगा। तो इस तरह से अगर आप साइडों पे यूज़ कर रहे हो सिंगल कोट्स तो उसके अंदर आप डबल कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप साइडों पे यूज़ कर रहे हो डबल कोट्स, उसके अंदर आप सिंगल, मतलब अल्टरनेटिव आपने चलना है। अगर टॉप पे अगर साइडों पे सिंगल है तो उसके अंदर डबल, अगर साइडों पे डबल है तो उसके अंदर सिंगल कोट्स। इस तरह से आप डाटा टाइप को लिखते हो, स्ट्रिंग को। तो जब भी आपने टेक्स्ट देना तो आप इस तरह से इसको दे सकते हो। ये हमारी जो स्ट्रिंग डाटा टाइप है वो भी होगी। इसको यहाँ पर नाम दे देता हूँ स्ट्रिंग। सिंपली जब भी आपने कोई टेक्स्ट देना ना कंप्यूटर को, जब आपने बताना कि आपको मैं कोई टेक्स्ट असाइन कर रहा हूँ, जिस तरह से अगर कोई पैराग्राफ है, कोई स्टूडेंट का नेम है, कोई डिटेल्स हैं जो एज अ टेक्स्ट शो होनी चाहिए, तो उसको आप स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर दोगे। अगर आप इसको वैसे लिख दोगे तब भी आपके पास ये एरर करेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको जैसे इस तरह से येलो लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको सेव करूँगा यहाँ पे, तो ये मेरे पास एरर आ गया, येलो इज़ नॉट डिफाइंड। क्योंकि जब आपने इसको इर्द गिर्द कुछ भी नहीं डालना तो इसने इसको ट्रीट करना है एज अ वेरिएबल। तो हमने ऊपर कहीं पे येलो जो है वो वेरिएबल एज अ वेरिएबल डिफाइन नहीं किया। अगर यहाँ पे मैं वेरिएबल लिखूँगा येलो, सेव करूँगा तो तब हमारे पास आ जाएगा अनडिफाइंड, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं दी। इसके अंदर अगर मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ तो आप उसकी वैल्यू जो है उसको इसके इक्वल करके प्रिंट करवा देगा। तो इस तरह से ये वर्क करेगा। लेकिन अगर मैं इसको जस्ट लगा दूंगा इसके इर्द गिर्द सिंगल कोट या डबल कोट्स तो ये उसको एज अ ट्रीट करेगा स्ट्रिंग। तो इस तरह से आपकी जो स्ट्रिंग डाटा टाइप है वो वर्क करती है। उसके अंदर आप जस्ट टेक्स्ट दे सकते हो। इसको भी कमेंट किया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बिग इंटीजर। बिग इंटीजर का मतलब होता है सिंपली बड़ा नंबर। उसके लिए आप यहाँ पे एक लेटर लोगे, उसको आप नाम दो x, इसके अंदर आप बिग इंटीजर लिखो। बिग इंटीजर के अंदर आप पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके उसके बाद आप यहाँ पे इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हो। आप नंबर इसके साथ आप जितने मर्जी नंबर जो है वो लिख दो। उसके बाद आप इसको यहाँ पे प्रिंट करवाओ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके बाद आप यहाँ पे लिख दो x। सेव किया तो जो भी इसकी वैल्यू बनती है उस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ये हमने यूज़ करना है जब आपके पास कोई बड़ी वैल्यू, कोई बड़ा आपके पास नंबर हो,
जिस तरह से ऑटोमेटिकली जनरेट होने वाली आईडीज़ होती हैं, जिस तरह से अगर आपने फेसबुक का अकाउंट बनाया है तो आपकी आईडी का एक लंबा सा जो है वो नंबर बनता है। सेम इस तरह से जब भी आपकी कोई बड़ी आईडी क्रिएट होगी या आप कोई पेमेंट कर रहे हो तो उसका जो यूआरएल है वो भी बहुत लंबा बनता है, तो उसके लिए भी आप बिग इंटीजर का इस्तेमाल करते हो। या आप आईडीज़ बना रहे हो, जब भी आपकी कोई ऐसी यूनिक वैल्यू बननी है, नंबर बनने हैं जिसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, जिसके अंदर 16-17 डिजिट्स हैं, 5 से भी ज़्यादा हैं, तो उससे हम कंसीडर करते हैं बिग इंटीजर। तो बिग इंटीजर और जो नॉर्मली दूसरे नंबर है उनके साथ हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा सकते। जिस तरह से ये हमारे पास है, हमने एक बहुत बड़ी वैल्यू लिख दी है, अब इसके साथ हम नंबर जो हमारे पास डाटा टाइप है उसको इस्तेमाल करके इसके साथ हम मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करवा सकते। ये एक यूनिक चीज़ है। आई होप आपको बिग इंटीजर की भी समझ आ गई होगी कि बिग इंटीजर किस तरह से वर्क करता है। इसकी प्रॉपर आपको समझ आनी है जब आपने इसको प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करना है, लेकिन जो इसका बेसिक कंसेप्ट है वो आपने समझ लेना ताकि आप इंटरव्यूज़ में फेल ना हो। तो आपका बिग इंटीजर भी हो गया। उसके बाद आते हैं बूलियन। बूलियन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बूलियन सिंपल क्या होता है कि अगर लेट इज़ इक्वल टू एक्स और इसको हम कर देंगे ट्रू, और अगेन हम कर देंगे इसको लेट इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू फॉल्स, तो हमारे पास इसके अंदर सिर्फ दो वैल्यूज़ आती हैं, या आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर यहाँ पे मैं लगाऊँ इफ़ एक्स, और अगर इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे लिख देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको एज अ ट्रू जो है वो ट्रीट करेगा। तो यहाँ मैं प्रिंट कर दूंगा लोग, या इसको हम अलर्ट शो कर देंगे अलर्ट ओके, और एल्स अगर ऐसा नहीं होता देन शो कर दो अलर्ट नॉट ओके। अब इसको सेव करूँगा तो हमारे पास आ गया ओके, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने की है ट्रू। अगर इसकी यहाँ पे वैल्यू कर देता हूँ फॉल्स, अब इसको सेव करता हूँ और अब इसको रीलोड करूँगा तो ये मेरे पास आ गया नॉट ओके। तो जब भी इसकी जो वैल्यू आपने ऐसे रखनी है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको ये ट्रीट करेगा, इसकी वैल्यू ट्रू है। लेकिन अगर आप इसके इक्वल कर देते हो कि अगर इसकी वैल्यू हमारे पास आती है फॉल्स, देन हमारे पास ओके प्रिंट करवाओ, अदरवाइज हमारे पास अलर्ट नॉट ओके प्रिंट करवाओ। अब इसको यहाँ पर रीलोड करते हैं तो हमारे पास आ गया ओके, क्योंकि अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फॉल्स दी हुई। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू अब यहाँ पे ट्रू कर दूंगा, अब यहाँ पे इसका जो ये वाली कंडीशन है एल्स, ये वर्क करेगी क्योंकि इसके अंदर हमने इसकी वैल्यू फॉल्स कर दी है। अब इसको यहाँ पे रीलोड करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास आ गया नॉट ओके। तो ये एक हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। आपकी जो भी कंडीशन है, जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो, अगर आपकी ट्रू है तो या आपकी फॉल्स है तो उसे हम बोलते हैं बूलियन डाटा टाइप। जस्ट ट्रू और फॉल्स, इसके अंदर दो कंडीशन आती हैं। अगर आपके पास कोई कंडीशन, कोई आपकी वैल्यू, कोई आप उसको एक लिमिट लगा रहे हो और वो लिमिट ट्रू है, जिस तरह से आप बताते हो उसको कि y इज़ इक्वल टू वाई, या आप y की जो वैल्यू वो कर देते हो 5, वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 5 और यहाँ पे कर देता हूँ 5। और अगर मैं इसको लिखता हूँ कि x अगर हमारे पास इक्वल होता है y के, देन हमारे पास प्रिंट करवाओ ओके, अदरवाइज हमारे पास प्रिंट करवा दो नॉट ओके। अब अगर इसको यहाँ पर रीलोड करता हूँ तो मेरे पास आ गया यहाँ पे ओके, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, अब इन दोनों की वैल्यू ये वो इक्वल नहीं है, तो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू नहीं हो रही, तो कंडीशन फॉल्स हो रही है। ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं हो रही, देन हमारे पास ये वाला अलर्ट बॉक्स आ जाएगा नॉट ओके। अब इसको रीलोड करूँगा तो हमारे पास आ गया नॉट ओके, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ जो है वो बराबर नहीं है। तो इस तरह से आपकी जो बूलियन डाटा टाइप है वो वर्क करती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी बूलियन किस तरह से वर्क करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब सिंपली ये होता है कि आप एक वेरिएबल लगा रहे हो लेकिन उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर रहे। मैं इसको आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे मैं एक लेटर लूँगा, उसको मैं नाम दे दूँ कार। एक हमने वेरिएबल दी, उसको कार लिया, और उसको हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर प्रिंट करवाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसको हम यहाँ पे जस्ट लिख देते हैं कार। अब सेव किया तो हमारे पास आ गया अनडिफाइंड, क्योंकि वेरिएबल तो मौजूद है लेकिन इसके अंदर कोई हमने वैल्यू नहीं दी, तो उसे हम बोलेंगे अनडिफाइंड। अगर यहाँ पे मैं कार को इक्वल कर दूँगा किसी नंबर के, या किसी मैं डाटा टाइप के, या किसी स्ट्रिंग के, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, तब ये हमारे पास अनडिफाइंड नहीं रहेगी। अगर इसको मैं सिंपली ऐसे रहने देता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगी अनडिफाइंड। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि अनडिफाइंड क्या है। वो वेरिएबल, वो कांस्टेंट या वो लेटर जिसके अंदर जिसको हम डिफाइन तो करते हैं लेकिन उसके अंदर हम कोई वैल्यू नहीं देते, उसे बोलते हैं अनडिफाइंड। अगर हम उसके अंदर कोई वैल्यू दे देंगे तो वो हमारे पास हो जाएगी डिफाइंड, अदरवाइज वो रहेगी हमारे पास अनडिफाइंड। तो अब आपको अनडिफाइंड की भी समझ आ गई। इसको यहाँ पे ऊपर मैं कमेंट कर देता हूँ अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड के बाद यहाँ पे मैं जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे करूँगा। तो
तो ऑब्जेक्ट्स के लिए आप यहाँ पे कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हो, उसके बाद इसका नाम देते हो पर्सन। जब भी आपने ऑब्जेक्ट देने होते हैं तो उसके अंदर आप यहाँ पे करली ब्रैकेट इस्तेमाल करते हो, इसके अंदर आप इसको वैल्यूज़ देते हो। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे इसके जो पैरामीटर है वो लगाएंगे, जिस तरह से फर्स्ट नेम, और इसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकते हो। और फर्स्ट नाम इसको मैं देता हूँ बाबर, और सेकंड नेम इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अगेन इसके साथ मैं इसको एक पैरामीटर सेट करूँगा इसका, ये मेरे पास हो गया लास्ट नेम, और इसको मैं यहाँ पे इक्वल कर दूँगा अली के। मेरा लास्ट नेम अली है, तो यहाँ पे सेव किया। अब इस पर्सन को यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर मैं यहाँ पे पर्सन जो है उसको प्रिंट करवा दूँगा। सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, तुम्हारे पास आ गया ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर इसके आगे मैं डॉट और उसके बाद फर्स्ट नेम लिखूँगा, सेव किया, तो मेरे पास आ गया बाबर। तो इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है वो वर्क करती है। उसके अंदर आप उसको एक ऑब्जेक्ट का नाम देते हो, उसके अंदर आपके डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। अगर आपको इसको मैं कंसोल के अंदर प्रिंट करके दिखाऊँ ना, तब आपको सही से समझ आएगी। यहाँ पर मैं कंसोल, और कंसोल के अंदर मैं पर्सन को प्रिंट करवाता हूँ। सेव किया, ये हमारे पास कंसोल आ गया। अब यहाँ पे आप इसको देखो, ये आपके पास वैल्यूज़ की आ रही है, और ये इसका जो है वो नाम आ रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब इसके नीचे आपके पास प्रोटोटाइप है, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। ये इसकी फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी है, और ये लास्ट नेम प्रॉपर्टी आ गई, जिसको हम पैरामीटर भी बोलते हैं और प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। फर्स्ट नेम इसकी प्रॉपर्टी और लास्ट नेम इसकी प्रॉपर्टी। अब इसके नीचे इसकी और बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह से हैज़, ओन प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टर, और इस तरह से बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब भी आपने इसके अंदर किसी प्रॉपर्टी को गेट करना है, तो उसके साथ उससे पहले आप उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो, उसके बाद उसकी आप प्रॉपर्टी का नाम लिखते हो जिसको आपने गेट करना है। सेव करो, तो आपके पास यहाँ पे अली आ गया। तो इस तरह से आपकी जो ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है वो वर्क करती है। अब आपकी ऑब्जेक्ट भी होगी। अब हमारे पास आ गया एरे। तो एरे को समझना भी बहुत ज़्यादा आसान है। एरे का सिंपली मतलब होता है कि आपका डाटा बहुत ज़्यादा मौजूद है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कांस्टेंट लेता हूँ। अगर तो मैंने एक फ्रूट लिखना है, तो यहाँ पे लिखूँगा फ्रूट, और इसको मैं इक्वल कर दूँगा यहाँ पे एप्पल के। हमारे पास एक फ्रूट है और वो हमारे पास है एप्पल। लेकिन अगर मेरे पास ज़्यादा फ्रूट्स हैं, अगर मैंने कोई 4-5 फ्रूट, 10 फ्रूट, 100 फ्रूट, हज़ारों फ्रूट्स, या इसी तरह से स्टूडेंट्स की डिटेल है, अगर वो मैंने सेव करनी है, तो उसके लिए मैं अलग अलग से वेरिएबल नहीं बनाऊंगा। उसके लिए मैं सिंपली इसको फ्रूट ही रहने दूंगा। इसके साथ मैं लगाऊंगा बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर मैं इसको दूंगा यहाँ पे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स दूंगा। इसके अंदर मैं लिख दूंगा एप्पल। अगर मुझे अब सेकंड देना है फ्रूट का नेम, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा इसको मैंगो। थर्ड देना है तो इस तरह से मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे चेरी, और सेम इस तरह से हम इसको दे देंगे, कोई और हम दे देते हैं गेवा, या आप कोई भी दे सकते हो। इसके आप साथ आप इसको दे दो कोई भी आपके ज़हन में फ्रूट आ रहा है, मेरे ज़हन में आ रहा है बनाना, इस तरह से। अब एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर हमने डिफरेंट वैल्यूज़ दे दी। अब इन वैल्यूज़ को गेट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पे आप कंसोल लिखो, कंसोल के अंदर आप फ्रूट, और फ्रूट के बाद आप इसको सेव करोगे तो आपके पास पूरा एरे आ जाएगा। लेकिन मुझे अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो आपने इसको यहाँ से देखना है। जो एरे होता है ना, इसका इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से। जो आपकी पहले वाली वैल्यू आ रही है, जो आपकी पहली वैल्यू पहले सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर है, वो उसका बनता है इंडेक्स नंबर। तो इसका इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या है, एप्पल का 0। तो अगर मुझे एप्पल को गेट करना है तो यहाँ पर अगेन मैं बड़ी ब्रैकेट्स लगाऊंगा, तो यहाँ पे मैं 0 लेके सेव करूँगा, तो मेरे पास जस्ट एप्पल आ जाएगा। अगर मुझे मैंगो को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे 1 लिखूँगा, तो मैंगो आ जाएगा। सेम इस तरह से अगर मुझको ये गेवा चाहिए तो उसके लिए मैं 3 लिखूँगा, सेव किया, तो मेरे पास गेवा आ गया। सेम इस तरह से आपको जो भी इसका इंडेक्स नंबर चाहिए, जो इसका यहाँ पे इंडेक्स नंबर बांध रहा है ना, इसको हमने 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4। तो जो भी इसका इंडेक्स नंबर बांध रहा है, जो आप जब आप इसके अंदर दोगे तो वो वाली वैल्यू आपके पास प्रिंट हो जाएगी। और अगर मुझे 1 से 3 तक वैल्यू चाहिए तो हम 1 2 3 करके भी इसके अंदर वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम इसको अलग अलग जो है वो वेरिएबल के अंदर देंगे। यहाँ पे अगर मुझे फर्स्ट वाली चाहिए तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पे सेकंड, और मुझे अब चाहिए थर्ड मैंने यहाँ पे दे दी, सेव किया, तो मेरे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई। अगर इनको मैंने अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाना है तो हम इस तरह से कर सकेंगे। अदरवाइज़ एक ही एरे के अंदर आपके पास पूरा डाटा मौजूद है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से जो एरे डाटा टाइप है वो वर्क करती है। उसके बाद हमारे पास जाती है डेट। वो मैंने आपको लास्ट में डाटा बोल दिया था, लेकिन वो आपके पास है जो डाटा टाइप है वो है डेट। तो यहाँ पे हम लेंगे एक वेरिएबल, उसको हम नाम देंगे डेट। तो डेट आपकी सिंपल होती है, आप यहाँ पे डेट लिखते हो और यहाँ पे
सेव करो। अब इसको यहाँ पे आप प्रिंट करवाओ। प्रिंट में इसको करवा देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर हम यहाँ पे डेट को प्रिंट करवा देंगे। सेव किया। अब इसके अंदर आपका जो डे आपका यानी मंडे, उसके बाद आपकी डेट, उसके बाद ईयर किस साल में है, और उसके बाद आपका कौन सी कंट्री है, और जो भी आपका टाइम जोन है वो सारा इसके अंदर प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सी वैल्यूज़ आती हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको कंसोल के अंदर प्रिंट करके दिखाऊं और इस यहाँ पे मैं डेट लिखूं, सेव किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। मंडे मतलब आपका डे, टाइम, और उसके बाद आपका आ रहा है मंथ, मतलब जो भी आपकी डेट के रिलेटेड डिटेल्स हैं वो सारी इसके अंदर आ रही हैं। इसके बाद गेट आवर और उसके बाद गेट मिनट्स, गेट सेकंड, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर मौजूद हैं। वो सारी अब जब आप कोई प्रोजेक्ट्स बनाओगे, जिस तरह से मैंने एक बनाया था कि आप किस तरह से एक सिंपल क्लॉक बना सकते हो, किस तरह से आप डिजिटल क्लॉक बना सकते हो, अगर आप वो वाली वीडियोस देखोगे तो आपको जो डेट डाटा टाइप है इसके मतलब जितनी भी आपको क्वेरीज हैं वो सारी आपकी ठीक हो जाएंगी। तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपका कोई भी इसके हवाले से सवाल है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।